मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस मेकर पॉइंट और मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने निबंध विधा की कला के बारे में पढ़ा और मेरे 5 वीडियो क्लास जो स्पेशल रूप से विशेष रूप से निबंध कला पर आधारित था उससे आपने देखा और सुना, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको उस वीडियो क्लास से पूर्णतः लाभ प्राप्त हुआ होगा। थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा उस संपूर्ण वीडियो क्लास की मैं दोबारा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज मुझे घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती इस टॉपिक की फ्रेमिंग के बारे में आपसे बात करना है। इस पर जाने से पहले हम निबंध की कला के बारे में एक संक्षिप्त ज्ञान ले लें, क्योंकि जब आपको निबंध कला के बारे में संपूर्ण ज्ञान रहेगा तो निश्चित रूप से आप किसी भी टॉपिक पर आसानी से निबंध लिखने में सफल रहेंगे। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने निबंध के बारे में समझा और जाना, क्योंकि निबंध की चर्चा में ही मैंने आपको बताया था कि निबंध नि धन बंध धन ल्युट या नि धन बंध धन घय प्रत्यय से बना हुआ है, और इन दोनों के अर्थ में एक शब्द ऐसा है जो दोनों जगह मिलता है। नि धन बंध धन ल्युट में मिलता है विचारों की क्रमबद्धता, और नि धन बंध धन घय में मिलता है कि किसी निश्चित विषय पर विचारों की क्रमबद्धता। मतलब विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक है। कुल मिलाकर के कहें तो निबंध में हमें अपने भाव और विचार को क्रमबद्ध करना होता है। अगर हम संक्षिप्त और सरल शब्दों में कहना चाहें तो विचार भाव को क्रमबद्ध करते हुए लिपिबद्ध करना ही निबंध है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, निबंध की कोई परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। हालांकि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस पर व्यू दिया हुआ है, लेकिन निबंध के बारे में कहा जाता है कि निबंध में खुलापन है। खुलापन किस चीज का? खुलापन है आपके भाव का, आपके विचार का, आपके तर्क का, आपके सोच विचार का, आपके चिंतन का, आपके मनन का। इसी का खुलापन निबंध में मिलता है। लेकिन इस खुलेपन का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं कि आप किसी टॉपिक पर पक्षपातपूर्ण ढंग से भावावेश में निबंध लिखें। मान लीजिए आप आत्मनिर्भर भारत अभियान पर निबंध लिख रहे हैं और आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम, एक भी उसका व्यू आपके दिमाग में यह है कि ये ठीक नहीं है और आप उसकी निंदा ही करना चाहते हैं भावावेश में आकर के, तो शायद वो एक श्रेष्ठ प्रशासक का गुण नहीं है और आप निबंध लिखने में एक अच्छे निबंध लेखक नहीं बन सकते। क्योंकि निबंध में आपको अपने आत्म प्रकाशन की अभिव्यक्ति देना है, यह आपके व्यक्तित्व का प्रकाशन है। निबंध के बारे में कहा जाता है कि बंधन रहित होते हुए भी एक निश्चित फ्रेम में बंधा हुआ है। एक निश्चित फ्रेम का मतलब यह हुआ कि आपका जो भाव है, जो विचार है, जो तर्क है, जो चिंतन है, जो मनन है, जो आप अन्य जगह से आपने ज्ञान अर्जित किया है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रतियोगी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किताबी ज्ञान से, लोकसभा राज्यसभा टीवी चैनल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे आप तर्कपूर्ण ढंग से रखें। और ये देखने के लिए आवश्यक है कि आपका विचार, आपका भाव एक श्रेष्ठ प्रशासक का, जो कि एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। अगर आप
पीसीएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो एक श्रेष्ठ प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, श्रेष्ठ प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप एक श्रेष्ठ प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप एक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको सचिवालय का कार्य देखना है, लोक सेवा आयोग का कार्य देखना है, राजस्व विभाग में कार्य करना है। अगर आपके अंदर एक गुण नहीं होगा, अगर आपके अंदर समन्वयकारी, सकारात्मक, रचनात्मक गुण नहीं होगा तो शायद आप अपने पद का निर्वहन बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप में सकारात्मकता हो, आप में समन्वय का भावना हो, आप में सामंजस्य हो, आप में रचनात्मकता हो और वो आपके निबंध में दिखे। आपके निबंध में विध्वंसकारी बातें ना लिखी जाएं, समाज विध्वंसक बातें ना लिखी जाएं, समाज विद्वेषी बातें ना लिखी जाएं, बल्कि लोकतांत्रिक बातें लिखी जाएं, लोक हितवादी बातें लिखी जाएं, लोक समन्वयवादी बातें लिखी जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चूंकि मैं चाहता हूं कि यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं तो आप में वह पूर्णतः गुण हो जो एक श्रेष्ठ प्रशासक में होना चाहिए और वो आपके निबंध में दिखे। कहा जाता है कि निबंध एक स्वच्छंद और स्वतंत्र चिंतन है। 100% सही भैया, एक स्वतंत्र चिंतन तो है ही, एक स्वच्छंद चिंतन तो है ही, और ये स्वतंत्र और स्वच्छंद चिंतन होने के कारण ही इसमें खुलापन है। कहा जाता है इसमें स्वाधीन चिंतन की जरूरत है। कहने का मतलब आपका चिंतन तर्कपूर्ण हो, आपका चिंतन व्यवहारपूर्ण हो, आपका चिंतन ऐसा हो जो एक श्रेष्ठ प्रशासक हो। कहा जाता है कि इसमें एक निश्चल अनुभूति की आवश्यकता है। निश्चल का मतलब यह है कि आपके अंदर छल कपट और किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे के अकॉर्डिंग आप निबंध नहीं लिख रहे। न हमको सरकार के एजेंट बन के निबंध लिखना है, न हमको सरकार का विद्रोही बन के निबंध लिखना है, बल्कि निबंध लिखने के लिए आपको निश्चल अनुभूति की जरूरत है, आपको निष्पक्ष होकर के लिखने की जरूरत है। सरलता होनी चाहिए निबंध में। भाई अगर सरलता ना हो, सरसता ना हो तो निबंध क्या? कुछ लोग सोचते हैं कि जितने हम तत्समक शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा निबंध होगा। ये बिल्कुल भी असत्य बात है। आपकी भाषा जितनी ज्यादा मौलिक होगी, जितनी प्रवाह गम्य होगी, जितनी बोधगम्य होगी, सरल होगी, सहज होगी, बोधगम्य होगा, उतना ही आप अपने परीक्षक पर प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि उसमें सरसता हो, सहजता हो और सरलता हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपसे क्या है। और मर्यादा का पूर्णतः ध्यान रखना है आपको। मर्यादा का मतलब क्या हो? आप कहीं जाते हैं कभी तो लोग कहते हैं भाई मर्यादा का ध्यान रखिएगा। वैसे निबंध की अपनी मर्यादा है, इसका खुलापन, इसमें विचार, शब्द की लंबाई, वाक्य की लंबाई, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले लाइन से शुरुआत किए और कहीं पर आपने पैराग्राफ चेंज नहीं किया और लास्ट पर लिखते चले गए, या आपने अनावश्यक रूप से पैराग्राफ चेंज कर दिया, बिना जरूरत के आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया। ये चीज ना हो। बाकी भाषा की भी मैंने बात कर लिया आपसे कि भाषा सरल, सहज, बोधगम्य हो। क्योंकि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि जितना हम तत्समक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किताबी भाषा लिखेंगे या हमारा निबंध रट के लिख देंगे उतना अच्छा नंबर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये प्रयास करता हूँ और मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप जो भी निबंध लिखें अपने मौलिक भाषा में ही लिखें। चाहे मेरा ही पढ़ाया हुआ निबंध क्यों ना हो, वो आपकी भाषा में होना चाहिए। जब आपकी भाषा में होगा तो सरलता और सहजता, स्पष्टता दिखेगी। और हमने रटी रटाई निबंध लिख दी किसी की, तो हो सकता है आपको 2-4 पैराग्राफ याद आ जाए, आप लिख दें, उसके बाद तो तारतम्य खराब हो जाएगा, तारतम्य बिगड़ जाएगा पूरी तरह से। इसलिए निबंध पर आपको संतुलन नहीं खोना है। आपका संतुलन प्रथम लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक मेंटेन रहना चाहिए। कुछ मित्रों की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उद्धरण को लेकर आती है, सूक्ति को लेकर के, पंक्ति को लेकर के,
मेरा सलाह है उनको कि आप कहीं पर अनावश्यक रूप से सूक्ति का, मुहावरे का, कहावत का, उद्धरण का, पंक्ति का प्रयोग मत करिएगा। जो सरलता सहजता के साथ प्रवाह गम्य हो, उसके प्रवाह में चलने लायक हो, उसी पंक्ति का, उसी सूक्ति का, उसी कविता का, उसी उद्धरण का, उसी मुहावरे का, उसी कहावत का प्रयोग करिएगा। अनावश्यक ना होने पाए, आपके निबंध में भरमार न दिखे। कहने का मतलब अति हमेशा वर्जित है, कहीं पर भी हो अति नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगता है सूक्ति का प्रयोग, अच्छा लगता है मुहावरे का प्रयोग, लेकिन जहां पर उसका औचित्य है वहीं पर प्रयोग करिएगा। अनावश्यक रूप से किसी भी वाक्य में जबरदस्ती धकेलने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात मित्रों, आपसे मैंने शेयर किया है कि निबंध को लिखने के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, मानसिक रूप से प्रिपेयर करिए। मेरे बहुत से मित्रों का, बहुत से छात्रों का मैसेज आया हुआ कि सर मैं जीवन में पहली बार निबंध पढ़ रहा हूं, मैंने कभी निबंध नहीं लिखा है, मैं हाई स्कूल के बाद निबंध नहीं लिखा हूं, सर मुझे निबंध के बारे में भी नहीं पता है। मैं कहता हूं आपको सब कुछ आएगा, बस आप लिखने को ठानिए। तो क्या ठानना है उसके बारे में सुन लीजिए, क्योंकि ये तैयारी 3 चरण में है। और आज से इसका अभ्यास चालू करिए आप, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, बहुत गिना दिन बचा हुआ है। आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। चरण 1 में आपको जिस भी विषय पर निबंध लिखना है उसके बारे में थिंक करिए। आप खुले विचार से, खुले दिमाग से, बिना किसी तनाव के, बिना कोई अन्य पूर्वाग्रह के आप आराम से फ्री होकर के उसके बारे में सोचिए। और जो जो बातें आपके दिमाग में आए उसे कॉपी पे ले रखिए, नोट करिए। कुछ यहां से मिल गया, उसके बाद आप उस टॉपिक को आप सर्च करिए समाचार पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में, प्रतियोगी पत्र पत्रिकाओं में। देखिए कहां पर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। अपने मित्रों से डिस्कस कीजिए, अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से जो स्टूडेंट के रूप में आपके बगल में रहता है, लॉज में रहता है, हॉस्टल में रहता है। नहीं कोई है तो उससे मोबाइल से बात करिए, थोड़ा सा डिस्कस करिए, भाई आज इस पर मैं निबंध लिखना चाह रहा हूं, कुछ इसके बारे में मुझे बताओ। कुछ वहां से भी मिलेगा, हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी मिले जो उससे जुड़ी हुई ना हो, आपके विचार में कुछ ऐसी बातें आए जो निबंध से बहुत जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन पहली दफा आप लिखिए तो आप नोट कर लीजिए उसको। जब आप वो बातें नोट कर लेंगे तो सेकंड जो काम है, दूसरा चरण जो है तैयारी का, वो है उसको क्रमबद्ध करना, फ्रेमिंग करना, खाका बनाना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको खाका बनाना नहीं आ रहा है, फ्रेमिंग करना नहीं आ रहा है, तो आप निबंध में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आप फ्रेमिंग करना सीखिए मेरे साथ। और तीसरा काम है उस फ्रेमिंग के अंदर आपकी सारे सोच विचार, चिंतन, मनन, कारण प्रभाव, पक्ष विपक्ष, लाभ हानि, प्रस्तावना, उपसंहार, इन सब को आप अच्छे से लिखिए। तब मुझे भेजिए पीडीएफ बना करके, कैम स्कैनर से या किसी स्कैनर से स्कैन करके आप मुझे प्रेषित कीजिए, मैं उसे देख सकूं उसमें आपने गलती क्या किया है। ये काम आपको शनिवार को करना है, जिससे मैं संडे को देख सकूं। यदि किसी कारणवश संडे को, भाई 200 लोग हैं, आप हो सकता है किसी का क्लास, किसी का मैटर मैंने देख पाऊं, तो अगले सैटरडे को मैं देख करके संडे को रिप्लाई करूंगा, लेकिन भेजूंगा जरूर रिप्लाई, आपको फीडबैक जरूर दूंगा। ये 3 चरण की तैयारी हो गई। देखिए आपने अंग्रेजी में जो प्रश्नवाचक शब्द आपने सुना है, समझा है, उन सब का उपयोग यहाँ पर भी है। जैसे आप कहते हैं व्हाई, कहते हैं ना व्हाई, क्यों। ये क्यों, ये शब्द गूंजे उस निबंध के बारे में।
जैसे आप लिख रहे हैं घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती, तो घरेलू हिंसा क्यों, तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, सोच के देखिए आप, घरेलू हिंसा क्यों, तो बहुत से पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे। फिर व्हाट का मतलब क्या, घरेलू हिंसा क्या है, इस पर सोच के देखिए, इस पर खोजिए, इस पर लिखिए। वेयर, कहां पर घरेलू हिंसा, कहां पर, वैश्विक रूप से क्या है स्थिति, भारत में कहां पर है, कैसे है, इस पर चर्चा करना है, कहां पर है। तो वेयर का मतलब कहां से है, हाउ का मतलब कैसे, हाउ का मतलब कैसे, और हु का मतलब कौन, और व्हेन का मतलब कब। तो ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, चाहे वाई हो, व्हाट हो, वेयर हो, हाउ हो, हु हो, व्हेन हो, इन सब का इच्छा अंग्रेजी के प्रश्नवाचक शब्द आपके लिए हथियार का काम करेंगे किसी भी लेवल। साधारण शब्दों में कहें तो रीड मोर, थिंक मोर, राइट मोर, पढ़िए ज्यादा, सोचिए ज्यादा, लिखिए ज्यादा, निबंध आपका मजबूत हो जाएगा। कुछ मित्रों का मैसेज, किस पर निबंध लिखें, किस पर ना लिखें, हालांकि मैंने चर्चा इस पर कर दिया था पहले दिन भी, आज फिर मैं हल्का सा बता दे रहा हूं कि दो तरह के निबंध होते हैं, एक सामान्य, विशेष। सामान्य जिसमें आपके मैक्सिमम परीक्षार्थी लिखते हैं, जो बहुत प्रचारित होता है, उस पर वो लोग लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों का विचार उस पर कम नंबर मिलता है, संभव है, हो सकता है भाई। जैसे 2014 के समीक्षा अधिकारी के पेपर में योग पर निबंध आ गया था, तो मोस्टली लोगों ने योग पर निबंध लिखा, तो सामान्य जनरल मार्किंग कर दी गई, सब कुछ सामान्य अंक मिले। जिन्होंने उससे इतर लिखा उनको अच्छे अंक मिल गए। लेकिन इतर लिखने के लिए आप ये ना हो कि गलत कदम बढ़ा दें। विशेष टॉपिक पर आप तभी जाएंगे जब आपकी अच्छी पकड़ उस पर हो। अगर आपकी अच्छी पकड़ विशेष टॉपिक पर नहीं है तो आप उस पर कदम मत बढ़ाइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आपकी अच्छी पकड़ हो विशेष टॉपिक पर तभी जाइएगा, अन्यथा आप सामान्य टॉपिक पर भी नहीं लिखिएगा। बस अच्छे भाषा में लिखें, व्याकरणात्मक त्रुटि ना हो, अच्छे अंक मिलेंगे। कहने का मतलब आप सोचिए, आप फ्रेम करिए, आप लिखिए, फिर सोचिए, फिर फ्रेम करिए, फिर लिखिए, ये चलने दीजिए। तर्कपूर्ण बातें रखिए, तथ्यपूर्ण बातें रखिए। कहा जाता है कि निबंध कथ्य और शिल्प का समन्वय, कथ्य और शिल्प का समन्वय है। ये कथ्य है क्या? ये कथ्य है शरीर, स्टेटमेंट, और आपका जो शिल्प है ये आभूषण है। अगर इसमें से एक भी गायब हो गया तो क्या अच्छा लगेगा? अगर शरीर ना हो आभूषण हो तब भी व्यर्थ है, शरीर है आभूषण नहीं तब भी व्यर्थ है। मतलब आभूषण और शरीर दोनों का होना आवश्यक है। मतलब कथ्य और शिल्प दोनों आपके निबंध में दिखे, वो सकारात्मक हो, रचनात्मक हो, व्यवहार परक हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको निबंध में विस्तार से समझाया है कि निबंध में तीन भाग मुख्यतः होते हैं, भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार। भूमिका के बारे में मैंने आपसे कहा है कि यथार्थ परक होना चाहिए, क्योंकि हमारा निबंध जो है यथार्थ से आदर्श की ओर यात्रा करता है, इसलिए कहा जाता है यथार्थ परक होना चाहिए भूमिका। वह भूमिका ऐसी हो संपूर्ण मानव जात से जुड़ी हो, एक संक्षिप्त परिचय उसमें मिले। कभी कभी हम भूमिका की शुरुआत प्रश्न पूछ के करते हैं, कभी कविता के माध्यम से करते हैं, कभी पंक्ति के माध्यम से करते हैं, कभी किसी का स्टेटमेंट प्रयोग करके करते हैं। कुल मिलाकर के इतना जानते रहिए कि प्रस्तावना आपके निबंध रूपी महल का प्रवेश द्वार है। आप जब किसी के घर के पास से गुजरते हैं, कहते हैं बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, सामना देते हैं फ्रंट, अंदर क्या है नहीं पता।
तो पहला अट्रैक्शन, पहला आकर्षण आपका प्रस्तावना है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रभावी होना चाहिए। आपका परीक्षक आगे निबंध पढ़ने के लिए बाध्य हो जाना चाहिए। दूसरा सेक्शन मुख्य भाग है, ये आपका विस्तार है, विषय विवेचन है। अगर आपको अच्छी जानकारी है तभी इसको आप अच्छा लिख पाएंगे, इसलिए इस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। घर में कोई प्रवेश तो कर गया गेट देख करके, अंदर अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तीसरा चरण उपसंहार का है। उपसंहार आपका भविष्योन्मुखी हो, स्वप्नशील हो, आशावादी हो, सकारात्मक हो, निष्कर्षता हो, सारांशता हो, संक्षेपता हो, मतलब संक्षिप्त हो। क्योंकि कहा जाता है कि उपसंहार आपके तर्कस की आखिरी तीर है, मतलब उपसंहार भी बहुत प्रभावी होना चाहिए, बहुत जोरदार होना चाहिए आपका उपसंहार। ये सारी बातें जो मैंने आपसे चर्चा किया है, ये निबंध की कला के बारे में था, जिसकी मैंने चर्चा आपसे पूर्व के 4-5 वीडियो में मैंने किया है। आइए फ्रेमिंग पर चलते हैं, इस फ्रेमिंग के बारे में देखते हैं। हमें घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती, इस टॉपिक की फ्रेमिंग करना है। आइए देखते हैं क्या करना है। ध्यान दीजिए, जितने भी नामांकित छात्र हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें इसकी पीडीएफ फाइल ऐप के स्टडी मटेरियल ऑप्शन में मिलेगा। कुछ मित्रों को दिक्कत आ रही, ऐप ओपन करके चलाने में समस्या आ रही है। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब ऐप खोलते हैं तो ऐप खोलेंगे तो नीचे आपको लिखा रहेगा बैचेज, इस पर आप क्लिक करिएगा बैचेज पे। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ सुपर 100 बैच लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कीजिए। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो किनारे ऐसे ही ऊपर साइड में सेक्शन वाइज लिखा रहेगा, अटेंडेंस, स्टूडेंट, अनाउंसमेंट, वीडियो, लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल। तो आप इसी को ऐसे खिसकाइएगा, 3-4 सेक्शन जरूर देखा करिएगा। अनाउंसमेंट में क्या लिखा है वो सूचना रहेगी आपके लिए, असाइनमेंट में आपके लिए गृह कार्य रहेगा, होमवर्क रहेगा, वीडियो में आपके लिए वीडियो क्लास रहेगी, और असाइनमेंट की चर्चा मैंने आपको बता दिया, लाइव क्लास तो लेना नहीं, क्योंकि लाइव में समस्या है कि हर स्टूडेंट एक समय पर लाइव नहीं रह सकता। तो स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पे जब आप इन सब पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो फोल्डर आपको मिलेंगे, और एक फोल्डर में उससे संबंधित सभी वीडियो रहेंगे। ये नहीं कि एक फोल्डर ही बना जिसमें एक ही वीडियो होगा, ऐसा नहीं है। जैसे पाठ्यक्रम चर्चा का है तो पाठ्यक्रम चर्चा वीडियो उसमें मिलेगा, निबंध कला का है तो निबंध कला का वीडियो इसमें मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे हमें पढ़ाना है घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती, तो घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती, इसका वीडियो आपको घरेलू हिंसा एक सामाजिक चुनौती का फोल्डर रहेगा, उसी में ही सारे वीडियो रहेंगे। ये नहीं कि आपने देखा क्या एक ही फोल्डर है, एक ही वीडियो होगा, उसमें सारे वीडियो उस टॉपिक से जुड़े हुए उसी में दिए रहेंगे। आप उसको आराम से ओपन करिए, देखिए, जितनी बार इच्छा उतनी बार देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं फ्रेमिंग को। फ्रेमिंग की पीडीएफ में भी आपको उपलब्ध करा देता हूं, और यह आपकी फ्रेमिंग है जिसे मैं आपको भेजूंगा, देख लीजिएगा। यही मैं आपको पीडीएफ फाइल स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए, मैंने आपको अपने निबंध कला के क्लास में, पूर्व की क्लास में 4-5 वीडियो में बताया है कि आपको काम कैसे करना है। सबसे पहला काम प्रस्तावना का है। आज को संक्षिप्तता देखिए, विस्तार से फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला काम है प्रस्तावना, इसकी चर्चा कर देना। दूसरा खंड है पृष्ठभूमि। जब मैं इस निबंध की चर्चा करूंगा तो वहां पे विस्तार से बताऊंगा
आपको टेंशन नहीं है ना कि प्रस्तावना का नाम सर ने ले लिया, कुछ बताया नहीं इसके बारे में। प्रस्तावना जब मैं इसका बताऊंगा तो वहां पे समझाऊंगा कैसे प्रस्तावना बनाई गई है। तीसरा, घरेलू हिंसा क्या है, मतलब आप टॉपिक की बात करेंगे कि ये क्या है। चौथा, भारत में विभिन्न रूप क्या है, इस घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप कैसे हैं, उसकी चर्चा आपको करना है। वर्तमान परिदृश्य, नेक्स्ट है विभिन्न कारण, नेक्स्ट है कोविड-19 घरेलू हिंसा, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। प्रभाव क्या पड़ रहा है घरेलू हिंसा, अधिनियम क्या बने हैं, कानून, संवैधानिक संरक्षण, उपाय, प्रयास, सुधारात्मक सुझाव, और उपसंहार। ये संक्षिप्त फ्रेमिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रस्तावना की चर्चा आपको करना है। अब प्रस्तावना इसकी कैसे लिखी जाएगी ये मैं आपको अगले क्लास में विस्तार से बताऊंगा। मेरा एक क्लास पार्टिकुलर प्रस्तावना और उपसंहार पर होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये आपके पास हो, यूनिक हो, अच्छा हो, आप स्वयं भी अच्छा लिखिएगा। तो प्रस्तावना की चर्चा होगी, इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा होगी, घरेलू हिंसा की, घरेलू हिंसा क्या है इसकी चर्चा होगी, भारत में विभिन्न रूप इसके क्या है, घरेलू हिंसा भारत में कैसे विद्यमान है इसकी भी चर्चा होगी, वर्तमान परिदृश्य की चर्चा होगी, क्या कंडीशन है करंट में, घरेलू हिंसा के कितने मुकदमे हैं, क्या स्थिति है घरेलू हिंसा की, इसके विभिन्न कारण क्या है, कहां-कहां से ऐसा होता है जिसके कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं घटती हैं। कोविड-19 का टाइम चल रहा है जिसमें घरेलू हिंसा बढ़ गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता व्यक्त किया है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इस घरेलू हिंसा का प्रभाव क्या पड़ता है परिवार पर, क्या पड़ता है आपके बाल्य पर, आपके समाज पर, आपके प्रदेश पर, देश पर, आपके सांस्कृतिक स्थिति पर, इसकी चर्चा होगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, क्या अधिनियम, कानून और संवैधानिक संरक्षण इसको दिया गया है, उसकी चर्चा विस्तार से होगी। क्या उपाय किए गए, क्या प्रयास किए गए और क्या प्रयास और उपाय करना चाहिए, क्या सुधारात्मक सुझाव हो सकता है, इसकी चर्चा करना है। लास्ट में उपसंहार है। इन सब की मैं विस्तार से चर्चा आपसे करूंगा। आपको तनिक पर भी कहीं पर तनाव नहीं लेना है। इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ, वहां से मिल जाएगा। आप स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले बैच ओपन कर ऐप ओपन करेंगे, ऐप में बैचेस, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर दिखेगा सुपर 100 बैच, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही क्षैतिज रूप में विभिन्न ऑप्शन दिखेंगे, अटेंडेंस, स्टूडेंट, उसका अनाउंसमेंट, असाइनमेंट, वीडियो क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट, ये सब लिखा रहेगा। तो आप वीडियो क्लास में वीडियो प्राप्त करेंगे, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में पीडीएफ फाइल्स प्राप्त करेंगे, असाइनमेंट में गृह कार्य प्राप्त करेंगे, अनाउंसमेंट में आपको सूचना रहेगी। आज की क्लास बस यहीं तक रोक रहा हूँ। इसके बाद आगे की कक्षा मैं इसके प्रस्तावना और उपसंहार पर लूंगा। आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।